बच्चों नमस्कार। आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल एमसी केमिस्ट्री क्लासेस पर। बच्चों आज का हमारा टॉपिक होगा मेंडलीव की आवर्त सारणी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आवर्त सारणी है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से 11th क्लास के लिए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है आंसर। मेंडलीव ने क्या बताया था कि उन्होंने भी परमाणु भार के आवर्त परमाणु भार के ऊपर ही बताया कि तत्वों को परमाणु भार के ही अकॉर्डिंग लिखा उन्होंने, बढ़ते हुए परमाणु भार के। बट उन्होंने एक बात डिस्कस कर दी कि तत्वों को भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर रखा। परमाणु भार के आधार पर उन्होंने एक निश्चित बात रखी कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों को में समानता देखी। उसके आधार पर एक पेरियोडिक टेबल, एक आवर्त सारणी बनाई, उसको रखा है। तत्वों को उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन परमाणु भार के आधार पर रखा बढ़ते हुए क्रम में, और उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों में समानता देखी, उनको अलग अलग रखा। बिल्कुल जो जैसे कि सोडियम का एक जगह रखा, पोटेशियम को एक जगह रखा, एक ग्रुप में रखा। ठीक है, धातु को एक उसमें रखा। उन्होंने गुणों में समानता देखी, भौतिक गुण और रासायनिक गुणों में समानता देखी। इस वजह से उन दोनों को, उन सारे को एक उनके आधार पर रखा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने क्या बोला था, तो मेंडलीव ने 1869 में दिए थे। एक मोटे वैज्ञानिक थे, रूसी वैज्ञानिक थे, और इन्होंने जिनका नाम क्या था, डी.आई. मेंडलीव। जिनका क्या था, डी.आई. मेंडलीव। तो उन्होंने क्या बताया था, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये आवर्ती फलन क्या होता है? आवर्ती फलन का मतलब होता है एक अंतराल के बाद पुनरावर्ती होना। मतलब कि मतलब कुछ समय बाद वही गुण दोबारा आ जाते हैं। मतलब 10 जैसे कि चार पांच तत्व से के 4-5 एलिमेंट के बाद गुणों में समानता पाई, उन्हीं को क्या बोलते हैं? पुनरावर्ती। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे परमाणु भार में बढ़ते क्रम रहता है, यदि तत्वों को, ठीक है, अर्थात यदि तत्वों को उनके परमाणु भार, एटॉमिक मास, ठीक है, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, ठीक है, रखा है तो समान गुणधर्म वाले, तो समान गुणधर्म वाले तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद, एक निश्चित अंतराल के बाद पुनरावर्तित होते हैं। मतलब कि इसका मतलब क्या होता है, अंदर की दोबारा आ जाते हैं, वो एक बार दोबारा आ जाते हैं, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो अब मैं एक सारणी आपको बताता हूँ जो मेंडलीव ने सारणी बनाई है, जो मेंडलीव ने अपने तत्वों को जिस तरह सजाया, तो वो सारणी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो बच्चों, प्रॉपर तरीके से मैंने सारणी बना दिया, बड़ी मेहनत से मैंने सारणी बनाई है, और जब प्रॉपर तरीके से यही सारणी है मेंडलीव की आवर्त सारणी। उस जमाने की ये सारणी हमारी आधुनिक सारणी थी उस टाइम की। अब की हमारी आधुनिक सारणी कौन सी है? मोज़ले की आवर्त सारणी। ठीक है, तो इसमें परमाणु भार के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या करा था, एलिमेंट को अपना स्थान दिया था, बट उसके आधार पर दिया था, और भौतिक रासायनिक गुणों के आधार पर इन्होंने इन एलिमेंट्स को अपने स्थान पे रखा। यदि आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, डाइबोरेन और न्यूलैंड ने अपने अष्टक नियम दिया, और उसने अपना त्रिक नियम दिया। ठीक है, सबने परमाणु भार की बात करी। यदि ये इतने चालाक इंसान थे, यदि चालाक नहीं होते तो इनका नाम आगे तक नहीं जाता।
इतने चालाक इंसान थे कि इन्होंने क्या करा कि परमाणु भार को भी लिया, परमाणु भार के साथ साथ कुछ और एलिमेंट को भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर रखा। यदि ये भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर एलिमेंट को नहीं रखते तो इनकी जो सारणी थी वो फेल हो जाती, इनकी सारणी फेल हो सकती थी, इनकी सारणी का इतना महत्व नहीं रहता। क्योंकि जो इनके परमाणु भार के अकॉर्डिंग जो इनके रखे जा रहे थे ना, परमाणु भार के अकॉर्डिंग जो रखे जा रहे थे, वो परमाणु भार के अकॉर्डिंग रखते एलिमेंट को, तो कुछ एलिमेंट इनके ऐसे हो रहे थे जो परमाणु भार के तो अलग जा रहे थे, परमाणु भार तो इनका डिफरेंट था, पर उनका जो भौतिक तथा रासायनिक गुण सेम आ रहे थे। तो उन्होंने इसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने आवर्ती सारणी को भौतिक तथा रासायनिक गुणों के कंपेयर करा, उनमें समानता देखी, समानता को देखने के बाद उन्होंने क्या बोला, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण के परमाणु भार के आवर्ती फलन होते, यही बात मैंने बोली थी, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब कि जैसे जैसे परमाणु भार में कुछ 2 से 4 तत्वों के बाद परमाणु भार में और उनके भौतिक रासायनिक गुणों में क्या है, समानता आती है, पुनरावृत्ति आती है, मतलब रिप्लेसमेंट, मतलब कि जैसे कि इंग्लिश में बोलते हैं रिप्लेस, मतलब कि एक जो होता है थोड़ी देर बाद 2 से 4 तक चलते हैं, उनकी पूरी सारणी मतलब पूरी उनकी गुण समान दिखने लगते हैं। तो उन्हीं के आधार पर इन्होंने एक सारणी बनाई है, और ये सारणी ये है। उन्होंने क्या करा, पहले उन्होंने पहले सर्वप्रथम उन्होंने 8 स्तंभ बनाए थे, ये 8 स्तंभ, मतलब इनको क्या बोला, इनको ये खड़ी लाइन को क्या बोला, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8, इस टाइम पे उन्होंने 8 बनाए थे, ऊपर उन्होंने 9 स्तंभ बनाए थे। लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, 9 खड़े कॉलम लिखेंगे, खड़े कॉलम में खड़े ग्रुप लिखेंगे, और एक ग्रुप 2 3 4 5 6 7 8 जो हमारा इस तरह से है, ये तो उन क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। और जो हमारे इस प्रकार से हैं, ये इस हिसाब से 1 2 3 4, तो इनको क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। इतनी बात समझ लेना, इनको आवर्त बोलते हैं। और 1 से 7 तक के ग्रुप को उपखंडों में भागा, 1 से 7 समूहों को 2 खंडों में विभाजित करा, 2 उप समूहों में, ए एंड बी। ए और बी का मतलब क्या होता है कि एक ग्रुप, एक मतलब कि एक आवर्त में 2 एलिमेंट बनता जिनके गुण समान रखते, ठीक है। कुछों को जगह छोड़ दी, ठीक है। तो इसमें क्या था, ये नॉन ग्रुप कौन सा होता है, 0 ग्रुप होता है। 0 का मतलब कहता है जो उसमें इनके जो गुण होते हैं ये क्या होते हैं, 0 उसमें, ये आधुनिक आवर्त सारणी में भी होता है, इनका अलग सा समूह होता है, 0 समूह। 0 समूह 18वां ग्रुप होता है। 18वें ग्रुप में क्या आंसर होते हैं, निष्क्रिय एलिमेंट होते हैं, निष्क्रिय एलिमेंट होते हैं, ठीक है। निष्क्रिय एलिमेंट कौन कौन से होते हैं हमारे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ठीक है। ये हमारी सारी गैसेस होती हैं, गैस फॉर्म में रखे ना, तो ये हीलियम जो है ये इस फॉर्म में आना चाहिए। हीलियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है, बट इसको रखा किसमें गया, 18वें ग्रुप में रखा गया। 18वें ग्रुप में क्यों रखा गया है कि इसका ऑक्टेन जो होता है पूरा फुलफिल होता है, जिस कारण इस ये है निष्क्रिय गैस के रूप में, ये निष्क्रिय गैस के रूप में प्रदर्शित करता है, जो निष्क्रिय गैस होती है, ठीक है। निष्क्रिय इनर्ट गैस कौन होती है, जो किसी से भी रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। इस वजह से इसको 18वें ग्रुप में रखा गया, ठीक है। तो मैंने समझा कि इतनी बात इस सारणी में समझा लिया, ये पॉइंट में आपको पूरे लिखवाने वाला हूँ, ठीक है। ये सारणी एक बार फोटो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रॉपर तरीके से मैंने लिख दिया है। और 18वें ग्रुप में कौन आते हैं, ट्रांजिशन मेटल आते हैं, ट्रांजिशन सीरीज होते हैं, ट्रांजिशन सीरीज होते हैं, ठीक है। और इसमें 3 ग्रुप का एलिमेंट होता है, मतलब इसमें कोई भी उपखंड नहीं होता, सब में एक ही होते हैं, ठीक है। तो आयरन, कोबाल्ट, निकेल, तो पहले ग्रुप में कौन आता है, पहले आवर्त में हाइड्रोजन रखा गया, खाली पानी हाइड्रोजन को रखा गया, ठीक है। और हीलियम को रखा गया है। हीलियम और हाइड्रोजन को पहले आवर्त में क्यों रखा है, ये पहले ग्रुप का समूह है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होता है, ये होता है हीलियम का, ठीक है। और हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन का S1 हाइड्रोजन क्या होता है 1s1,
यह 1s1 क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लेके क्या करता है, s2 गैस, जो कि गैस की प्रकृति का होता है, तो इसको भी हम उसमें रख सकते हैं, बट रखते नहीं हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस हमेशा S2 की फॉर्म में होता है, ना कि उसकी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखो। अब आते हैं दूसरे आवर्त में और पहले ग्रुप के, पहले ग्रुप के एलिमेंट कौन, पहली ग्रुप की बात आती है, पहले ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और गोल्ड। ठीक है, पर ये आधुनिक आवर्त सारणी नहीं है हमारी, ये आधुनिक आवर्त सारणी में सब कुछ एलिमेंट अलग हुए हैं, एलिमेंट वही है पर रखने का तरीका अलग हो गया है। तो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसीम, फ्रांसीसियम होता है, फ्रांसीम होता है, और इसमें आप क्या है, गोल्ड रखा गया है। दूसरे ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कॉपर, कैल्शियम, कैल्शियम, जिंक और स्ट्रेंशियम, कैडमियम, बेरियम और मर्क्यूरी। ठीक है, अब एक बात देखना कि यदि सोडियम पे क्या होता है, 23 होता है। ठीक है, और इसका होता है 3 और 6, 6 7 मान लो। ठीक है, 7 होता है। तो देखना इधर की तरफ चल रहे तो परमाणु भार का बढ़ता हुआ क्रम चल रहा है, इधर आवर्त में चल रहे तो परमाणु भारों का बढ़ता हुआ क्रम चल रहा है। ठीक है, फिर 39 से 40 हो गया, 40 से 44 हो गया, 44 से 43 हो गया, 43 से 50 हो गया। समझ में आ रहा है। और रूबेडियम और मर्क्यूरी क्या है, सिल्वर। ठीक है, अब देखो इसका ये हो गया, ग्रुप में ये हो गया, और तीसरे ग्रुप में तीसरे ग्रुप में क्या होगा, बोरोन, एल्यूमिनियम, सीरियम, यट्रियम, लैंटेनियम, हेलियम। ठीक है, इनके मॉलिक्यूलर मास होता है हमारा 10, एल्यूमिनियम का 24, 44। ये अपने आप देख लेना सबसे प्रॉपर तरीके से, मैंने बता रहा हूँ। और ग्रुप 14 में क्या आता है, कार्बन, सिलिकॉन, टाइटेनियम, जर्मेनियम और टिन, हाफनियम, रुबेडियम। ठीक है, और इसमें आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, यट्रियम, और आता है नीबेरियम, और ये होता है हमारा वो टिन। ये होता है हमारा सही छठे ग्रुप का है ना, मैं बोल सब 5वां बोल रही हूँ। हाँ, पर इसको क्या बोलते हैं, एंटीमनी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एंटीमनी। ये क्या होता है, एंटीमनी होता है। ये कैंटेलियम होता है। ठीक है, ये बिस्मुथ होता है। ऑक्सीजन, सल्फर, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन और यूरेनियम। इसमें कौन कौन से आते हैं, क्लोरीन, मैंगनीज, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, इसमें क्या रखे गए हैं, 8वें ग्रुप में आयरन, कॉपर, निकेल, जिनके परमाणु भार सेम, परमाणु भार अलग अलग होते हैं और इनका जो गुण होते हैं सब समान होते हैं। और रुबिडियम, रोडियम और लेड। ठीक है, और इरिडियम और प्लेटिनियम। ठीक है, ऊपर इस वाले ग्रुप में क्या रखा गया है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। ठीक है, तो ये हमारी पूरी आवर्त सारणी है। ठीक है, तो इससे हम क्या समझे कि इनको परमाणु भार के आधार पर और उनके भौतिक गुणों के आधार पर रखा गया है इसमें। मेरी बात समझ में आ रही है प्रॉपर तरीके से। अब इसी तरीके से इसके गुणों की समानता क्या है और इसमें हमें लिखना क्या क्या, इसको भी नहीं लिख के आओगे पर इसके गुणों पे लिख के आना एक बार। ठीक है, इसमें मैंने लिख के आवाज सारणी आती है, टेबल में जो बताया है, टेबल में बताने के बाद जो प्रॉपर तरीके से यहाँ लिख दिया है। और इसमें मैंने क्या लिखा है कि 9 स्तंभ होते हैं, मतलब 9 ग्रुप होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 0 ग्रुप नंबर में अक्षय गैस को रखा गया है। दूसरे उसमें क्या लिखा है, 7 6 पंक्तियां होती है, जो इस हिसाब से थी ना, जो इस हिसाब से ग्रुप बोला गया, जो इस हिसाब से थी, इस हिसाब से 7 6 मतलब कि 6 पंक्ति थी, इस हिसाब से इनको क्या बोला था, पेरियोडिक बोला था, आवर्त बोला। फिर तक 7 समूह को ए और उप समूह बांटा गया, जिन्हें ए और बी कहा गया। ठीक है, 0 समूह में निश्चित मतलब निष्क्रिय गैस पाई जाती है, 0 समूह में निष्क्रिय गैस पाई जाती है। ये प्रॉपर तरीके से आपको लिख के आना है और अच्छे से एक बार को डायग्राम बना देना और उसको जितने आपको एलिमेंट याद होते हैं वो बना लेना, लिख लेना, अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और उसकी डेफिनेशन को मत भूलना।
तो यह है तत्वों के अध्ययन में, तत्वों के अध्ययन में सहायक होती है। नंबर 2, नए तत्वों की खोज में सहायक होता है। सहायक होता है, ठीक है। तीसरा क्या है हमारा, परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक होता है। परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक होता है, ठीक है। चौथा, परमाणु नाम, तत्वों के नाम याद करने में सहायक होता है। तत्वों के नाम याद रखने में सहायक होता है, ठीक है बच्चों। और आप में इसमें कुछ स्टोरी समझा तो दी मैंने आपको समझाए, तो इसकी उपयोगिता लिख देना प्रॉपर तरीके से। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। आपसे विदा लेते हैं, कल अगली क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।